हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कूलम लॉ के बारे में। हमने पढ़ी थी कूलम लॉ की स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, देन हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था, हमने इसकी लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा एंड उसके बाद हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। तो आज हम इन टॉपिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे ना। न्यूमेरिकल्स पे जाने से पहले आपने +1 में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दो मासेस के बीच में। अगर हमारे पास दो मासेस हैं m1 एंड m2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, अगर उनको एक r डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, ये जो डिस्टेंस है ये हम सेंटर ऑफ द बॉडी से लेते हैं, देन हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी वो क्या होगी? वो होगी Gm1 m2 अपॉन r²। ठीक है, यहाँ पे m1 इंटू m2 ये मास है इन दोनों का, r² इनके बीच का डिस्टेंस, उसका स्क्वायर, एंड ये जो g है ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, और ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मतलब ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। किसी भी मीडियम में चले जाओ आप, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है ये हमेशा सेम ही रहेगी। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होती है? K Q1 Q2 अपॉन r²। मतलब ये दो चार्जेस पे डिपेंड करती है। दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अगर r है, Q1 Q2 ये चार्जेस हैं, तो इनके बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो क्या होगी? K Q1 Q2 अपॉन r²। नाउ ये जो K है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होगी K की। अब ये जो K है ये डिपेंड करता है मीडियम पे, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट मीडियम पे डिपेंड करता है तो ये K भी जो है वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। नाउ हमारे पास अब इन दोनों फोर्सेस के बीच में, अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वाली जो फोर्स है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों के बीच में हमारे पास सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं? सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टू फोर्सेस। ना सिमिलैरिटी क्या है? ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसमें भी जो फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो इसका मतलब क्या है? बोथ फोर्सेस फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, यानी कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। उसके बाद सेकेंड सिमिलैरिटी इन दोनों में क्या है कि दोनों ही फोर्सेस जो हैं वो सेंट्रल फोर्सेस है, मतलब दे एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द बॉडी। तो यहां पे भी ऐसा ही है, ये सेंट्रल फोर्स है, तो बोथ द फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस। नाउ अब इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है? डिफरेंस क्या क्या है इन दोनों के बीच में? अब ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, जो एक मास है वो दूसरे मास को हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा, वो कभी भी उसको रिपेल नहीं करेगा। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसमें अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी। अगर दो चार्जेस सेम है, लाइक चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये जो G की वैल्यू है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है, मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होगा, जबकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो Fg इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन मीडियम। मतलब दो चार्जेस हैं, अगर सेम चार्जेस को हम वाटर में लेके जाएं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ और होगी, एयर में कुछ और होगी, वैक्यूम में कुछ और होगी। पर अगर हम दो मासेस को पानी में ले जाएं
या एयर में ले जाएं, वैक्यूम में ले जाएं, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो हमेशा सेम ही होगी। ना इस पे ही हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स placed at some distance apart। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, उनको कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मान लो r डिस्टेंस पे रखा है, इसका चार्ज है Q1 Q2। वैसे तो चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो चार्ज दोनों का सेम होगा, तो इसका चार्ज भी Q ले लेते हैं, इसका भी चार्ज हम Q ही ले लेते हैं। ठीक है, इसका मास m होगा, इसका भी मास m होगा, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। अब इन दोनों के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में हमने रेशियो फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसका क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब Q1 Q2 दोनों जो है वो Q है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो है ये वैल्यू होती है K की, तो K Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स हमने फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब मास की वैल्यू सेम है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा G m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन 1 ले ली, ये इक्वेशन 2 ले ली। अब यहाँ पे K की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास G की वैल्यू क्या होती है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देन हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम्स। तो ये चारों वैल्यूज जो है ये हम इसमें पुट करेंगे। कब, पहले हम इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। हमने रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो क्या आएगा, FE अपॉन FG इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर अपॉन GM स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया हमने। तो यहाँ पे ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन GM स्क्वायर। तो यहाँ पे K, G, Q और M इन चारों की वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो ये आएगा 9 × 10⁹ इंटू 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर अपॉन 6.67 × 10⁻11 इंटू 9.1 × 10⁻31 का स्क्वायर। तो जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 4.17 × 10⁻42। इसका मतलब क्या है कि अप्रोक्सीमेटली 10⁻42 के इक्वल आएगी ये वैल्यू। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻42। इन दोनों की रेशियो अप्रोक्सीमेटली 10⁻42 के इक्वल होगी, जिसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10⁻42 टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻42 टाइम्स ग्रेटर है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज मच मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, मच मच ग्रेटर देन। ठीक है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये क्वेश्चन किया, इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये वैल्यू इतनी आई। अब हम ये सेम क्वेश्चन जो है ये प्रोटॉन्स के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन सेम रहेगा, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर 2 प्रोटॉन्स प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस अपार्ट। तो इसको भी सेम ही वे से सॉल्व करेंगे। इसके लिए जो प्रोटॉन्स है उनके लिए K की वैल्यू भी सेम रहेगी, G की भी, Q की भी। प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है, बस इसके लिए मास की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। प्रोटॉन पे जो मास होता है वो कितना होता है, 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम्स। तो यहाँ पे बस मास की वैल्यू चेंज आएगी और इस पूरे को सॉल्व करके आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, बट यहाँ पे भी सेम ही कंक्लूजन आएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दैट इज मच मच ग्रेटर देन gravitational force. So the next numerical is the electrostatic force on a small sphere of electric charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb
इन एयर इज 0.2 न्यूटन्स। फाइंड क्या करना है हमने, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दो स्मॉल स्फीयर्स दिए हैं, एक का चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरे का चार्ज है -0.8 माइक्रोकूलम। अब क्योंकि ये ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो डिस्टेंस हमने मान लिया r है और इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, मतलब इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है इसकी वजह से, मतलब -0.8 माइक्रोकूलम चार्ज जो है वो 0.4 माइक्रोकूलम चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है 0.2 न्यूटन फोर्स से। फोर्स क्या है, 0.2 न्यूटन। तो ये Q1 है, ये Q2 है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन्स। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। F की वैल्यू है 0.2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ एंड Q की वैल्यू, एक की वैल्यू है 0.4 और दूसरे की है 0.8। इस न्यूमेरिकल में या इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करते हैं चार्ज की तो हम मैग्नीट्यूड में ही पुट करते हैं, इसलिए हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे साथ में, अपॉन r स्क्वायर। तो r स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको एक साइड पे ले गए, 9 × 10⁹ इंटू 0.4 इंटू 0.8। अच्छा एक चीज और, आपने जब फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू, इसको कूलम में पुट करना है। तो आपको Q1 दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम, इसको जब हम कूलम में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁶ कूलम, एंड Q2 की वैल्यू आ जाएगी -0.8 माइक्रोकूलम, तो ये आ जाएगा -0.8 इंटू 10⁻⁶ कूलम। यूनिट्स का ध्यान रखना है, माइक्रोकूलम में वैल्यू पुट नहीं करनी है, तो ये आ जाएगा इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ पे ये कंबाइन होके बन जाएगा इंटू 10⁻12 अपॉन 0.2। इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 144 अपॉन 10,000, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, r की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 और 10,000 का होता है 100, विच इज इक्वल टू 0.12। तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.12 मीटर्स। जो मैं नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी उसमें मैंने ये पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रखा है, तो उसमें आप एक बार चेक कर लेना एंड खुद भी सॉल्व करके देखना, इसको सॉल्व करके यही वैल्यू आती है। एंड यूनिट्स का ध्यान रखना, आपने सीधा माइक्रोकूलम में वैल्यू पुट नहीं करनी है, जो वैल्यू है वो आपने कॉलम में चेंज करके ही पुट करनी है, नहीं तो आपका जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। उसके बाद सेकंड उन्होंने क्या पूछ रखा है हमसे, फर्स्ट उन्होंने डिस्टेंस पूछा था जो हमने निकाल लिया। सेकंड क्या पूछ रखा है कि हमें उन्होंने फोर्स दिया हुआ है जो Q पे लग रहा है Q2 की वजह से। अब उन्होंने बोला Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से, वो निकालो। तो हमने पढ़ा था जब कूलम लॉ पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर हमने इस पे फोर्स निकालनी है, अगर दूसरे पे निकालनी है तो भी वही फोर्स होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही रहता है क्योंकि चार्जेस और डिस्टेंस सेम रहेगा, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी सेम रहेगी। तो इसलिए F21 यानी फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, जो कि दे रखी है 0.2 न्यूटन। अब क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये आ जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये बस इतना सा ही न्यूमेरिकल था, आपको वैल्यू पुट करनी है सभी और आपको डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, पर जरूर ध्यान में रखना है कि यूनिट्स चेंज करने हैं एंड फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड दोनों तरफ से सेम ही रहता है क्योंकि Q1 Q2 की वैल्यू सेम रह रही है, डिस्टेंस सेम है एंड इसकी वैल्यू भी सेम रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो ये वैल्यू जो है वो फोर्स की सेम ही आती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 point charges of charge values capital Q and small q are placed at a distance of x and x/2 respectively from a third charge value for q. All charges being in same straight line, calculate the magnitude and nature of charge q, capital Q, such that the net force experienced by the charge small q is 0.
तो इन्होंने क्या दे रखा है हमें, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज वैल्यूज कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, 2 पॉइंट चार्जेस हैं ऑफ चार्ज वैल्यूज कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू are placed at a distance of x and x by 2 respectively from a third charge value 4q। तो एक और चार्ज है 4q और इससे ये जो q चार्ज है ये x by 2 डिस्टेंस पे है और ये जो कैपिटल q चार्ज है ये x डिस्टेंस पे है। तो हमने इन तीनों चार्जेस को रखना है सेम स्ट्रेट लाइन में, ऑल चार्जेस बीइंग इन सेम स्ट्रेट लाइन। तो तीनों चार्जेस सेम स्ट्रेट लाइन में रखे। एक चार्ज है पॉजिटिव q, एक चार्ज है कैपिटल Q, एक चार्ज है स्मॉल q और एक है 4q। अब जो स्मॉल q और 4q के बीच में डिस्टेंस है वो है x by 2 और जो कैपिटल Q और 4q के बीच में डिस्टेंस है वो है x। तो ये बाकी का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, x by 2। ये तीनों एक सेम स्ट्रेट लाइन में है। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना है कैपिटल Q का और नेचर कैपिटल क्यू के लिए निकालना है, पर हमें 4q और स्मॉल q के लिए भी नहीं दे रखा कि ये चार्जेस पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि जो 4q चार्ज है एंड जो स्मॉल q चार्ज है दे आर पॉजिटिव। यहाँ पे हमने इन दोनों को अज्यूम कर लिया कि ये पॉजिटिव हैं। ये हम ले लेते हैं पॉइंट A, B एंड C। नोट्स में मैंने यहाँ पे 4q ले रखा है और यहाँ पे कैपिटल Q ले रखा है, तो आप इस तरह से भी ले सकते हो। आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसको हम चेंज कर देते हैं। बाकी सब सेम ही रहेगा। इसको हमने ले लिया पॉइंट A, इसको हमने ले लिया पॉइंट B, इसको हमने ले लिया पॉइंट C। पहले वाला डायग्राम भी ठीक था, पर नोट्स में देख के फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैंने ये चेंज कर दिया। ये वाला पॉइंट चार्ज हम ले लेते हैं 4q और ये वाला हम ले लेते हैं कैपिटल Q। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया x और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया x by 2। लेते हैं कि ये दोनों चार्जेस जो हैं ये पॉजिटिव हैं, तो ये चार्ज C पे चार्ज A जो है वो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है क्वेश्चन में, जब हमने ये चार्ज Q निकालना है तो कंडीशन क्या है कि नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्मॉल q इज 0। मतलब स्मॉल q पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो 0 है। तो नेट फोर्स की कंडीशन पहले हम बिल्ड कर लेंगे, इसका नेट फोर्स पहले हम 0 कर देंगे। नेट फोर्स 0 करने के लिए हमें इस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो निकालने पड़ेंगे। तो एक फोर्स कौन सा लग रहा है इस पे, जो चार्ज है 4q वो इसको रिपेल कर रहा है, तो हमने इसका फोर्स निकालना है। FCA इज इक्वल टू, मतलब फोर्स ऑन चार्ज C ड्यू टू चार्ज A। Q पे 4q की वजह से जो फोर्स लग रही है वो क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये 1/4πε0 की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू क्या है स्मॉल q और Q2 की वैल्यू क्या है 4q और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है x by 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया FCA की वैल्यू। इसको कैलकुलेट करके लिख देंगे 9 इंटू 10⁹ इंटू 4q² अपॉन x² और ये जो है 4 बन के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे इंटू 4। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। आप इसको एक बार सॉल्व करके देख सकते हो खुद भी। अब हमें क्या निकालना है कि ये Q पे जो नेट फोर्स है वो 0 होनी चाहिए। तो Q पे नेट फोर्स 0 कब होगी, जब इस पे इस साइड को जितनी फोर्स लग रही है उतनी ही फोर्स इस पे इस साइड को भी लगे। मतलब अगर ये वाला चार्ज जो कैपिटल Q है वो भी इसको रिपेल करे सेम फोर्स से, तो ये इसको रिपेल कब करेगा, अगर ये भी पॉजिटिव होगा। तो फॉर द नेट फोर्स ऑन Q टू बी 0, इसमें 0 होने के लिए जो कैपिटल Q चार्ज है उसको सेम फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए Q भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, Q भी पॉजिटिव है, इस पे फोर्स, इस पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स कितनी होगी, फोर्स ऑन C ड्यू टू B इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है x by 2। तो ये भी कितना आ जाएगा FCB इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹
स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इंटू 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा अपॉन एक्स का स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, टोटल फोर्स जो है वो 0 होनी चाहिए, मतलब फोर्स जो है ए की वजह से लग रही है और जो बी की वजह से लग रही है वो 0 होनी चाहिए। तो एफ ऑफ सी ए जो है वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ लग रही है और एफ ऑफ सी बी जो है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ लग रही है। तो इसलिए यहां पे माइनस साइन आ गया, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए ये माइनस साइन आया यहाँ पे। ये नेट फोर्स जो है ये 0 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, एफ सी ए मस्ट बी इक्वल टू एफ सी बी। तो इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा, ये एफ सी ए और एफ सी बी की वैल्यू यहां से लिख देंगे। तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 क्यू स्क्वायर इंटू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 क्यू इंटू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, क्यू से एक क्यू कट जाएगा, यहाँ पे 9 इंटू 10⁻9 से ये कट जाएगा। तो ये आ जाएगा कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल क्यू। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास कैपिटल क्यू की। कैपिटल क्यू कितना है, ये जो कैपिटल क्यू है ये इस चार्ज के जितना ही है। अगर ये दोनों चार्जेस सेम होंगे तभी तो ये सेम फोर्स लगाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। तो ये जो Q है ये 4Q चार्ज के इक्वल है और इसका नेचर क्या है, जो नेचर इसका होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो Q भी पॉजिटिव होगा। तो द मैग्नीट्यूड एंड द नेचर ऑफ चार्ज कैपिटल Q इज सेम एज दैट ऑफ 4Q। यहाँ पे मैंने थोड़े अलग तरीके से नोटेशन दी है। मैंने नोट्स में जो नोटेशन दी है वो मैंने इसको बोल दिया है एफ ए, मतलब फोर्स ए जो लग रहा है, और इसको मैंने बोल दिया है एफ बी जो फोर्स बी लग रहा है। तो आप एक बार इसको देख लेना, आपको ये वाला वे लिखने का ज्यादा इजी लग रहा है या नोट्स वाला वे ज्यादा इजी लग रहा है। इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने नोट से, बट आंसर आपका सेम ही आएगा, आप चाहे इस वे से लिखो चाहे उस वे से लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चार्ज कैपिटल क्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स such that when these parts are kept at some distance of separation the electrostatic force between them is maximum. Find the charge on each part. अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक बड़ा सा चार्ज था Q जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। एक पार्ट हम मान लेते हैं x है और दूसरा पार्ट क्या होगा, Q माइनस एक्स, मतलब Q में से x माइनस करेंगे तो वो दूसरा पार्ट आ जाएगा। अब इन दोनों को एक डिस्टेंस पे रखा है और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं r, ठीक है। ये दोनों को एक डिस्टेंस पे रखा है, ये डिस्टेंस हमने मान लिया r। अब इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना होगा, k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे k Q1 कितना है, Q1 है हमारे पास x, Q2 कितना है हमारे पास Q माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा k x q माइनस k x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k x q माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको आप तीनों में से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। उसके बाद हमें और क्या बोला हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उनके बीच में मैक्सिमम होगी। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें चार्ज की वैल्यूज फाइंड करनी है, मतलब ये x और q माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है हमने ये निकालनी है कि जब हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक चार्ज कितना बड़ा था दूसरा कितना छोटा था, हमने ये फाइंड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दे रखी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है जब इन दोनों को हमने r डिस्टेंस से सेपरेट किया तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम आई। अब कोई भी चीज जब मैक्सिमम होती है तो उसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल वो 0 होता है, ठीक है। जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल वो 0 होता है। अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ी है +1 में तो आप प्लीज जाके एक बार डिफरेंशिएशन देखिए, क्योंकि पूरी जो फिजिक्स है +2 की उसमें डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा यूज होगी, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो इसलिए आप एक बार देखना, वहां पे आपको पता चलेगा कि जब भी हम किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करते हैं हम उसकी डिफरेंशिएशन जो है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल वो 0 लेते हैं। अब यहाँ पे Q की वैल्यू हमारे पास फिक्स्ड है, हमें पता है कि कैपिटल Q जो हमारे पास
इनिशियली चार्ज था उसकी वैल्यू तो हमारे पास फिक्स ही रहेगी। इन दोनों को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा गया, मतलब आर की वैल्यू भी जो है वो फिक्स्ड है। यहाँ पे के जो है वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। पर जो यहाँ पे x है इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, इसकी वैल्यू वेरिएबल है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक x वेरिएबल है। तो फोर्स जो है वो मैक्सिमम कब होगी, जब डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे Fe की, तो Fe की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे k एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्र अपॉन आर स्क्र इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज, अब यहाँ पे k अपॉन आर स्क्वायर जो है ये कॉन्स्टेंट्स हैं दोनों, ये बाहर ले लिए हमने, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आएगा के आर स्क्र, यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो dx बाई डी एक्स कैंसिल, यहाँ पे q आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्र की डिफरेंशिएशन आ जाएगी 2x तो इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये आ जाएगा k क्यू अपॉन आर स्क्र माइनस के एक्स अपॉन आर स्क्र इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज, अब यहाँ पे क्या आएगा k क्यू अपॉन आर स्क्र इज इक्वल टू 2kx अपॉन आर स्क्र से आर स्क्र कैंसिल, k से k कैंसिल, तो q की वैल्यू आ जाएगी 2x। अब हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, q अपॉन 2, मतलब कि ये जो पहला चार्ज है ये q का हाफ है, तो दूसरा भी क्या होगा, q माइनस एक्स जो है वो q माइनस क्यू बाई 2 विच इज इक्वल टू q बाई 2। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक चार्ज है बड़ा, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हम चाहते हैं कि उन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो, तो हमें उस चार्ज को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो दोनों के बीच का फोर्स जो है वो मैक्सिमम रहेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 3 चार्जेस 10 microcoulomb, 5 microcoulomb and minus 5 microcoulomb are placed in air at the 3 corners A, B and C of an equilateral triangle of side 0.1 meters. Find the resultant force experienced by the charged place at corner A. तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। हमें बोला गया है कि इन ट्राइंगल्स के तीनों वर्टिसेस पे, ये जो ट्राइंगल है इसके ये तीनों जो कॉर्नर्स हैं, इस पे ये जो 3 चार्जेस हैं ये प्लेस्ड हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। पॉइंट ए पे प्लेस्ड है 10 माइक्रोकूलम चार्ज, पॉइंट बी पे प्लेस्ड है 5 माइक्रोकूलम और पॉइंट सी पे प्लेस्ड है -5 माइक्रोकूलम चार्ज। तो क्यू ए जो है दैट इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम विच इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम विच इज इक्वल टू 10⁻⁻5 कूलम। उसके बाद जो क्यू बी है वो क्या होगा, 5 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो की जगह पे हम लिखेंगे 10⁻⁻6 कूलम। और क्यू सी जो है वो है -5 माइक्रोकूलम, तो ये आएगा -5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब यहाँ पे हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। 3 हमें चार्ज दिए हैं, इन्हें हमने ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे प्लेस किया है, तो हमने फाइंड करना है कि चार्ज बी और चार्ज सी की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स है ए पे वो क्या है। अब यहाँ पे जो बी है और जो ए है ये दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये जो 5 माइक्रोकूलम चार्ज है ये 10 माइक्रोकूलम चार्ज को इस साइड को रिपेल करेगा, तो जो बी की वजह से फोर्स आएगी वो इस साइड को आएगी। अब यहाँ पे जो ये दोनों चार्जेस हैं ए और सी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये ऑपोजिट चार्जेस हैं, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। जो -5 कूलम चार्ज है वो 10 कूलम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, पहले ये आएगा चार्ज ड्यू टू सी। पहले हम ये दोनों इंडिविजुअल फोर्सेस को निकालेंगे, तो एफ बी हम कैसे निकालेंगे, के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इन्होंने हमें बोला है कि जो साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो 0.1 है, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 0.1 मीटर्स। चार्ज बी जो है वो चार्ज ए पे कितना फोर्स लगा रहा है वो हम कैसे निकालेंगे, के इंटू क्यू ए क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10⁻⁻5
यहाँ पे देखनी है आपने, यहाँ पे माइक्रो कूलम में है तो हम कूलम में वैल्यू पुट करेंगे। 10⁻⁵ इंटू क्यू बी की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁶ अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 0.1 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁵ इंटू 5 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 0.1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 45 न्यूटन्स और ये जो फोर्स है ये क्या है रिपल्सिव फोर्स है। नेक्स्ट हमने निकालना है सी चार्ज की वजह से ए चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है। तो क्योंकि ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो जो सी है वो ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो फोर्स होगी वो क्या होगी एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के। इन दोनों के बीच में फोर्स निकालनी है तो क्यू ए इंटू क्यू सी अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू ए की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू पहले कितनी है 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू ए की वैल्यू है 10⁻⁵ और क्यू सी की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 0.1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में जब हम पुट करते हैं तो हम मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, तो इसलिए आपको साइन लगाने की जरूरत नहीं है इसके साथ। तो यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁶ ही आएगा, माइनस नहीं आएगा 5 के आगे। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेम ही है इक्वेशन बनी, तो यहाँ पे भी आएगा 45 न्यूटन और ये जो फोर्स है ये है अट्रैक्टिव इन नेचर। उसके बाद यहाँ पे अब क्योंकि ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये एक ही लाइन में नहीं है, ये जो बी चार्ज है ये ए को इस साइड को रिपेल कर रहा है और ये जो सी है ये ए को इस साइड को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालनी पड़ेगी। तो रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। रिजल्टेंट फोर्स को हम मान लेते हैं एफ। अब इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो है 120 डिग्री। अब जब हम वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं, वेक्टर्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, रिजल्टेंट फोर्स यानी F इज इक्वल टू एफ बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना है, प्लस एफ सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ बी मैग्नीट्यूड एफ सी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ये आएगा 120 डिग्री। आप एक बार अच्छे से जाके वेक्टर्स को रिवाइज कर लेना अगर आपको ये समझ नहीं आया तो। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग है। जब दो वेक्टर्स जो है इस तरह से रिजॉल्व किए जाते हैं और उनके बीच में रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना होता है तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे एफ बी की वैल्यू कितनी है 45 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ बी फिर से 45 एफ सी 45 एंड कॉस 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है -0.5। तो यहाँ पे आ जाएगा -0.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 45 जो है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1 + 1 -1, तो ये आ जाएगा 45 न्यूटन्स। तो जो ये रिजल्टेंट फोर्स है ये भी है 45 न्यूटन्स। दिस इज द आंसर। रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए इज 45 न्यूटन्स। लास्ट क्वेश्चन में हमने एक ट्राइंगल लिया था जिसके कॉर्नर्स पे हमने 3 चार्जेस लिए थे और एक चार्ज पे हमने बाकी 2 चार्जेस की वजह से रिजल्टेंट फोर्स निकाला था। सेम इसी तरह का क्वेश्चन हमें स्क्वायर के लिए भी आ सकता है। अगर हमें यहाँ पे एक स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे इसके चारों कॉर्नर्स पे चार्जेस हैं +q 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 एंड यहाँ पे है -q और यहाँ पे जो साइड्स हैं इसकी ये a है, स्क्वायर ऑफ साइड्स a। यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट a b c और d। अब यहाँ पे चार्ज a b और d की वजह से जो चार्ज c है ये -q है, इस पे कितना रिजल्टेंट फोर्स है वो निकालना है हमने। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव q है ये नेगेटिव q है, इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये आ गया एफ डी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा k q1 कितना है हमारे पास q इंटू इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा q अपॉन आर स्क्वायर यानी कि k q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो यहाँ पे एफ ऑफ बी कितना आएगा, एफ ऑफ बी भी हमारे पास सेम ही आएगा k q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर।
और ये जो चार्ज है ये इसको अपनी तरफ, ये जो ए चार्ज है ये भी पॉजिटिव है तो ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो ए नहीं है, आर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, जो डिस्टेंस है वो ए है, तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो ए है नहीं। अब यहाँ पे डायगोनल की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, जब हमने किसी एक स्क्वायर का डायगोनल लेना होता है तो डायगोनल की वैल्यू आती है √2 इंटू साइड। डायगोनल की वैल्यू हमारे पास होती है √2 इंटू साइड। ये जो साइड है ये अंडर रूट के अंदर नहीं है, √2 इंटू साइड। तो यहाँ पे साइड जो है वो ए है, तो इस डायगोनल की जो वैल्यू होगी वो होगी √2 इंटू ए। तो ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू √2 इंटू ए। तो फोर्स क्या होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 ए का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास 3 फोर्सेस। अब यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, अब हमने एक यहाँ पे चार्ज है -q, उसको ये चार्ज भी अपनी तरफ खींच रहा है, ये भी अपनी तरफ खींच रहा है और ये भी अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये दो चार्ज, ये जो फोर्सेस हैं ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो पहले हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो किस डायरेक्शन में आएगा, वो एफ ए की ही डायरेक्शन में आएगा। तो उसको हम ले लेते हैं एफ, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री का। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, जो पिछला हमने फॉर्मूला लगाया था उसी से ही निकालेंगे। एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस एफ डी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ बी इंटू एफ डी। मैग्नीट्यूड लेना है इसमें हमने कॉस 90 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा एफ बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, अब cos 90 0 होता है तो ये पूरी टर्म जो है ये 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 2। ये 2 जो है ये अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा और ये वाला स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कितनी आई, √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हमारे पास एक और फोर्स है एफ ए, तो जो हमने यहाँ पे एफ बी और एफ डी का रिजल्टेंट निकाला था वो आया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ ए। तो ये रिजल्टेंट जो एफ है और एफ ए है ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। तो अब हमने इन दोनों का नेट जब निकालना है तो हम इसको सिंपली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स आएगा, तो यहाँ पे नेट फोर्स ऑन सी इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए प्लस द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एफ बी एंड एफ डी। एफ ए की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस जो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आई √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे हम के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एलसीएम लेके 2 को बाहर निकाल के सॉल्व करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्या आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, कि अगर एक स्क्वायर है उसके चारों तरफ प्लस क्यू चार्ज है, ये चारों तरफ प्लस क्यू चार्ज है और सेंटर में एक चार्ज है कैपिटल क्यू, तो इन चारों की वजह से इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। अब ये इसको, ये वाला जो चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि ये दोनों सेम है, ये इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। तो जो नेट चार्ज है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जो नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू वो होगी 0।
जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्जेस का और उसके सेंटर में हम कोई और चार्ज रख दें तो उस पे जो नेट फोर्स होती है वो 0 होती है, क्योंकि उसको हर डायरेक्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रही होती हैं। जैसे यहाँ पे अगर एक ट्राइंगल रख दिया, यहाँ पे एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, अगर बीच में पॉजिटिव क्यू चार्ज रख दे तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा और ये भी इसको रिपेल करेगा, तो इन सबका रिजल्टेंट जो होगा वो 0 आएगा। ऐसे ही एक स्फेयर के केस में अगर एक सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, तो बीच में अगर कोई भी हम चार्ज रख देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इन तीनों केसेस में पॉजिटिव भी रख सकते हैं नेगेटिव भी, क्योंकि फोर्स जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट किसी भी डायरेक्शन में लगेगी। तो यहाँ पे जो बीच में चार्ज होगा उसका भी नेट फोर्स जो है वो 0 आएगा। अगर हम इसी में थोड़ी सी वेरिएशन कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा, एक स्क्वायर है जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब हम इसके बीच में एक चार्ज रख देते हैं Q, तो अब इस पे कितना फोर्स होगा। नाउ ये जो चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा, ये जो चार्ज है ये भी इसको रिपेल करेगा, ये वाला जो चार्ज है ये पॉजिटिव Q ये भी इसको रिपेल करेगा, पर ये जो नेगेटिव Q है ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगी। तो रिजल्टेंट फोर्स किसकी वजह से होगी, जो इस माइनस Q चार्ज की वजह से और प्लस Q चार्ज की वजह से। इसको हम ले लेते हैं A, B, C और D। तो F ऑफ B इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू F ऑफ D, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स होगा ये किसकी वजह से होगा, F ऑफ A प्लस F ऑफ C, A और C की वजह से, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे। अब A की वजह से फोर्स कितना लगेगा, K Q कैपिटल Q अपॉन, यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं R का स्क्वायर, और F ऑफ C क्योंकि ये सेंटर पे है तो ये डिस्टेंस भी सेम होगा, तो ये आ जाएगा K Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे भी Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये दोनों सेम आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है वो कितनी आएगी, K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस K Q अपॉन R स्क्वायर, तो टोटल फोर्स जो है वो हमारे पास आएगी 2K Q कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास फोर्स। अभी यहाँ पे R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। R की वैल्यू आप मान लो कि अगर साइड्स जो हैं वो A है इनकी, ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी होगी। अब ये जो डायगोनल है ये होगा, अगर हमारे पास साइड्स हैं A B इज इक्वल टू B C इज इक्वल टू C D इज इक्वल टू D A इज इक्वल टू A। कई बार बच्चे बोलते हैं कि हमें सेम न्यूमेरिकल नहीं आया, R की वैल्यू नहीं आई, हमने तो R पुट किया था। तो अगर आपको ये वाली साइड्स दी हुई है, ये R नहीं दिया हुआ, ये नहीं बोला हुआ कि ये डिस्टेंस R है, पर ये बोला हुआ है कि ये साइड जो है ये A है, तो उस टाइम पे ये जो डायगोनल है AC, जो AC आएगा डायगोनल, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, √2 इंटू A। तो AQ जो है, AQ की वैल्यू AC का हाफ होगी, तो ये होगी √2 अपॉन A का हाफ, विच इज इक्वल टू A अपॉन √2। तो उस टाइम पे ये जो R की वैल्यू है ये A अपॉन √2 होगी। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं 2KQ अपॉन A अपॉन √2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4KQ अपॉन A स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, R की फॉर्म में भी आ सकता है और A अपॉन √2 की फॉर्म में भी आ सकता है। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो डायग्राम दिया है या फिर जो क्वेश्चन दिया है वो किस तरह का दिया हुआ है। So the next question is, two charges of plus Q units are placed along a line. A third charge minus Q is placed between them. At what position and for what value of Q will the system be in equilibrium? मतलब हमारे पास दो चार्जेस हैं प्लस Q जो कि एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट हैं एक सर्टेन डिस्टेंस पे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं R, और एक हमारे पास थर्ड चार्ज है जो कि है Q, जो कि इन दोनों के बीच में कहीं पे प्रेजेंट है, तो हम मान लेते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है Q, और उसका जो डिस्टेंस है वो इस वाले चार्ज से हम मान लेते हैं x, और इस वाले चार्ज से क्या होगा r माइनस एक्स। ठीक है, दो चार्जेस हैं हमारे पास A और B पॉइंट पे,
कैपिटल क्यू, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, और एक हमने थर्ड चार्ज इसके बीच में कहीं पे प्लेस करना है। तो हम मान लेते हैं कि वो चार्ज जो है a से x मीटर्स की दूरी पे है और b से r माइनस x मीटर्स की दूरी पे है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि ये जो q है ये किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, मतलब x की और r माइनस x की हमने वैल्यू निकालनी है जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो फर्स्ट केस क्या है, Q जो चार्ज है, Q इज इन इक्विलिब्रियम। कब इक्विलिब्रियम में होगा, अगर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है A चार्ज इस पे और B चार्ज इस पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो इक्वल और ऑपोजिट होंगी। इफ FA इज इक्वल टू FB इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर जो Q चार्ज पे A जो चार्ज है वो फोर्स लगा रहा है और जो B फोर्स लगा रहा है, ये दोनों फोर्सेस अगर इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं तो Q जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। अब यहाँ पे FA इज इक्वल टू FB, तो इसमें FA की वैल्यू क्या बनेगी, K। FA की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, K Q1 Q2, Q1 जो है वो कैपिटल Q है, Q2 जो है वो स्मॉल q है अपॉन x का स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास FA की वैल्यू, और FB की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, K Q अपॉन R माइनस x का स्क्वायर। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या आएगा, FA इज इक्वल टू FB, देयरफॉर K अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू K अपॉन R माइनस x का स्क्वायर। ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो R माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2RX इज इक्वल टू x स्क्वायर कैंसिल, तो R स्क्वायर इज माइनस, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 2RX, और ये आ जाएगा R इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास r अपॉन 2, मतलब कि ये x की वैल्यू r अपॉन 2 आ गई, तो r माइनस x की वैल्यू भी क्या आएगी, r माइनस r बाय 2 इज इक्वल टू r बाय 2। तो ये इसकी वैल्यू भी r बाय 2 है और इसकी वैल्यू भी r बाय 2 है, मतलब जो ये q प्रेजेंट है ये इन दोनों के मिड पॉइंट पे प्रेजेंट है। तो पोजीशन हमने निकाल ली, ये इन दोनों के मिड पॉइंट पे प्रेजेंट है। अब हमने निकालनी है q की वैल्यू। स्मॉल q की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लेंगे, हम इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लेंगे। इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज इक्विलिब्रियम में ले लेते हैं। मान लेते हैं कि चार्ज एट कैपिटल A इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि सिस्टम पूरा एज अ होल इक्विलिब्रियम में है, तो हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये तो हमने ऑलरेडी कंसीडर कर ही लिया। तो हमने चार्ज A को ले लिया। अब चार्ज A पे ये दोनों फोर्सेस लगाएंगे, ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे ये A B और ये पॉइंट C, तो A पे फोर्स लगाएगा C और B, तो C कितनी फोर्स लगाएगा, K Q1 Q2, तो Q1 है Q, Q2 है स्मॉल q अपॉन R कितना है इनका, R बाय 2 का स्क्वायर। यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये है R बाय 2 का स्क्वायर। अब उसके बाद FB, B भी A पे फोर्स लगा रहा है, तो FB कितना आएगा, K कैपिटल Q अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो R का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4KQ अपॉन R स्क्वायर, और ये आ जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो अब इन दोनों को इक्वल होना चाहिए। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम यही वाली कंडीशन फॉलो होगी यहाँ पे भी, FC इक्वल टू FB बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये आ जाएगा 4KQ अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, K से कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी Q इज इक्वल टू 4Q, और हमने स्मॉल q की वैल्यू निकालनी है तो ये आएगी Q अपॉन 4। मतलब कि जो ये वाला चार्ज है ये इस वाले चार्ज का फोर्थ पार्ट है, मतलब चौथा हिस्सा है। तो ये आ गया इसका आंसर, पोजीशन एंड वैल्यू। Now the last question for this lecture is, two equally charged identical matter spheres
A and B repel each other with a force 2.0 into 10 raised to power minus 5 newtons. Another identical uncharged sphere C is touched to A and then placed at the midpoint between A and B. What is the net electric force on C? तो यहाँ पे हमारे पास दो मेटल स्फेयर्स हैं A और B. वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे प्रेजेंट है. मान लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r और इनका जो चार्ज है वो सेम है. आइडेंटिकल मेटल स्फेयर्स दिए हैं इक्वली चार्ज्ड, तो इनका चार्ज हम मान लेते हैं Q. तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो क्या होगी? K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. ये होगी इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि दी भी हुई है 2.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 न्यूटन्स. तो ये आ गई हमारे पास इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इसको हमने ले लिया इक्वेशन स्टार. 1 भी ले सकते हैं पर मैंने यहाँ पे क्योंकि मैंने नोट्स में स्टार इक्वेशन लिए तो मैंने यहाँ पे भी स्टार ले ली. अब उन्होंने क्या बोला है कि अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फेयर C इज टच्ड टू A. तो एक C स्फेयर हम यहां से लेके आए, उसको हमने A से टच करवाया. जब A में Q चार्ज है, इससे हम टच करवाएंगे एक अनचार्ज स्फेयर को, तो इसमें चार्जेस का फ्लो होगा. अब जब चार्जेस का फ्लो होगा तो A में से C में तब तक चार्जेस फ्लो होंगे जब तक ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते. मतलब जब तक इन दोनों में सेम चार्ज एक्वायर नहीं हो जाता. तो इसका मतलब कि कुछ टाइम बाद A का जो चार्ज है वो हाफ हो जाएगा और हाफ चार्ज C में ट्रांसफर हो जाएगा. तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे जो A है इसमें Q/2 चार्ज रह जाएगा. यहाँ पे जो B है इसमें चार्ज Q ही रहेगा. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R ही रहेगा. और ये अनचार्ज जो C स्फेयर है अभी उसमें Q/2 चार्ज आ गया, तो उसको हमने मिड पॉइंट पे रखा, इन दोनों के मिड पॉइंट पे. तो ये आ गया हमारे पास C, इसमें चार्ज है Q/2. तो ये आ गया R/2, क्योंकि मिड पॉइंट है तो हाफ डिस्टेंस और यहाँ पे भी हाफ डिस्टेंस. अब उन्होंने बोला कि नेट फोर्स जो है C पे वो कितना है. C पे A भी फोर्स लगाएगा और C पे Q भी फोर्स लगाएगा. अब क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल थे, ये दोनों सेम इक्वली चार्ज थे, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे. अगर मान लो ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, इसमें से इसमें चार्ज फ्लो हुआ तो ये भी पॉजिटिव है. ये इसको इस साइड को रिपेल करेगा, ये आ गया FA, और ये इसको इस साइड को रिपेल करेगा, तो ये आ गया FB. तो अब हमने निकालना है नेट फोर्स कितना है. तो FA जो है, FCA लिख लेते हैं. F फोर्स ऑन चार्ज C ड्यू टू चार्ज A, फोर्स ऑन चार्ज C ड्यू टू चार्ज A. तो ये आ गया Q/2 अपॉन R/2 का स्क्वायर. मतलब Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. Q1 Q/2 है, Q2 भी Q/2 है और डिस्टेंस जो है वो R/2 है. तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा K Q स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 4. तो ये 4 कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. ये हमारे पास आ गई फोर्स जो है FCA. ये आ गई इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट फोर्स जो है वो हमारे पास आएगी FCB. मतलब C को जो है वो B कितने फोर्स से रिपेल कर रही है. तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B इज इक्वल टू K. यहाँ पे Q1 है Q/2, Q2 है Q और डिस्टेंस है R/2 का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4/R स्क्वायर. तो ये आ जाएगा K Q स्क्वायर 2K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. अब क्योंकि नेट फोर्स हमने निकालना है और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स है वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस. क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ये एक ही डायरेक्शन में होते तो हम इनको प्लस करते, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम इनको माइनस करेंगे. तो जो लार्जर फोर्स है उसमें से हम जो स्मॉलर फोर्स है उसको माइनस कर देंगे. तो ये आ जाएगा 2K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. तो इसका जो आंसर है वो आएगा K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. तो नेट फोर्स जो C पे लग रही है वो कितनी है, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. और किसकी डायरेक्शन में, ये जो फोर्स थी ये थी K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर और ये थी 2K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. ये बड़ी है ये छोटी है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो फोर्स है वो अलोंग CA होगी. तो ये फोर्स जो है दैट इज अलोंग C. अब इक्वेशन स्टार के अकॉर्डिंग, जो इक्वेशन स्टार हमें दी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यू है K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की वो कितनी है,
2.0 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो ये था इसका आंसर। सो ये था आज का लास्ट न्यूमेरिकल। अब जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने आज किए हैं उनको आप प्रैक्टिस जरूर करना एक बार, तभी आपको अच्छे से क्लियर होंगे। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए आप इन सबको रिवाइज कीजिए। टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स।